हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स का पार्ट। इसको आप इस सेंस में भी बोल सकते हैं अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। तो देखिए, आपने AS 21 देखा होगा एंड AS 110 देखा होगा, जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, उसमें बैलेंस शीट आ जाती है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है और बाकी अदर पार्ट भी आ जाता है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। तो वो कंसोलिडेट सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं। तो जब भी हम होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो सामने क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी भी होती है। तो सब्सिडरी कंपनी की जो भी नेटवर्थ है उसमें होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है वो देखना पड़ता है। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, आउटसाइडर का कितना हिस्सा है। जब आपने सामने वाले में इन्वेस्ट किया तो आप देखना चाहते हो कि आपका लॉस है, यानी गुडविल का पार्ट आ रहा है जिसे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोल रहे हैं, या कैपिटल रिजर्व का पार्ट है, वो देखेंगे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैसे निकल के आता है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में कवर कर लेंगे। तो ये सारा पार्ट आगे आता जाएगा। अब देखिए, एडजस्टमेंट बहुत सारे होते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, फिक्स एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, या जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो कहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो वो सारा थ्योरेटिकल सेंस में जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ट्रू नहीं बोलेगा या बोल देगा कौन सा ट्रू है, या ऐसे भी 4 में से आपको 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सही बताने पड़ेंगे। या कभी कभी पूछ लेगा कि AS 21 किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। या इंड AS 110 किससे रिलेटेड है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो मैंने सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है, जो कि पर्टिकुलर 2 वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं होल्डिंग कंपनी क्या है। अब देखिए, अगर होल्डिंग कंपनी को अगर आप डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। अगर सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा पार्ट तो शुरू में बता दूंगा, जिससे एक तरीके से आपका ये भी कवर हो जाएगा। सेक्शन पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। अब देखिए, अगर आप इसका हिंदी करेंगे तो इसका मतलब क्या है, होल्डिंग कंपनी एक या उससे ज़्यादा अदर कंपनीज के रिलेशनशिप में वो कंपनी है जिनमें ये सारी कंपनीज उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हो गया एग्जांपल, जैसे एक ए कंपनी है, उसके पास क्या है, उसने इन्वेस्ट कर रखा है, ये मान के चलिए कि मेजोरिटी ऑफ शेयर परचेज कर रखे हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि मेजोरिटी ऑफ शेयर क्या है, तो मैंने नीचे कवर कर लिए। अब मेजोरिटी ऑफ शेयर मैंने यहाँ भी नहीं कवर कर रखे, तो सब्सिडरी में पता चल जाएंगे कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, जिसके 50% से ज़्यादा शेयर इसने होल्ड कर रखे हैं, तो ये होल्डिंग कंपनी होगी। वैसे वाई के भी आपने होल्ड कर रखे हैं, क्योंकि वन और मोर अदर कंपनी बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आपने एक में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने एक से ज़्यादा में भी इन्वेस्ट किया हो सकता है, मतलब आपकी एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती है। तो आपने इसमें 50% से ज़्यादा, इसमें 50% से, मान लो जैसे इसमें आपने 60% कर रखा है, इसमें आपने 70% कर रखा है, इसमें आपने 100% कर रखा है। जिसमें आपने 100% कर रखा है उसको बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, और जिसमें आपने पार्टली कर रखा है, मतलब 100% से कम, तो उसे पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा। समझ गए। तो सिंपल पार्ट है, जहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल का सारा पार्ट, सामने वाली कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल का सारा पार्ट, या मेजोरिटी ऑफ शेयर, जब भी मेजोरिटी आएगा मतलब मोर देन हाफ, मोर देन 50%। समझ गए, 50% नहीं, अगर 50% बोलेंगे तो वो तो जॉइंट कंट्रोल हो गया, वो जॉइंट वेंचर की तरह हो गया। और याद रखना, जब 20% या उससे ज़्यादा और 50% के अंदर बोल दिए जाते हैं तो वो एसोसिएट कंपनी के फॉर्म में हो जाती है। अब देखो, एसोसिएट में शायद AS 23 और जॉइंट वेंचर में AS 27 ये लगता है। तो आप जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो याद रखना कि इस पर्टिकुलर यहाँ पे आगे एक प्रोविजन मेरे हिसाब से मैंने लिया नहीं है, या कहीं लिखा होगा जिसमें क्या बोल रखा होगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट जब बनाते हो तो आपको एसोसिएट कंपनीज को भी लेना पड़ता है। जैसे आप सब्सिडरी कंपनी को लेते हो तो वैसे एसोसिएट कंपनी की अकाउंटिंग को भी ऐड करना पड़ता है, और जॉइंट वेंचर को भी ऐड करना पड़ता है अगर जॉइंट वेंचर है सामने वाली कंपनी। लेकिन सब्सिडरी कब है, जब आपने मेजोरिटी ऑफ शेयर मतलब 50% से ज़्यादा शेयर परचेज कर रखे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको सब्सिडरी कंपनी की तरह ट्रीट करोगे। 100% कर रखे हैं तब भी सब्सिडरी, क्योंकि वो होलली ओन्ड है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ए होल्डिंग कंपनी इज द कंपनी दैट होल्ड्स आइदर द होल ऑफ द शेयर कैपिटल और ए मेजोरिटी ऑफ द शेयर इन वन और मोर कंपनीज, आ गया, सो एज टू हैव ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सच कंपनीज, सच अदर कंपनीज आर नोन एज सब्सिडरी कंपनी। अभी देखिए, मैंने आपको बोला कि एक ए कंपनी है, ठीक है, उसने बी कंपनी में कितने 60% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। याद रखना, जो ये शेयर कैपिटल बोल रहा है वो इक्विटी शेयर है या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, जो कि इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वोटिंग राइट की बात करता है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बात करता है। तो हम बोल सकते हैं सामने वाले के जो भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट है हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो हमसे पूछे बिना, यानी हम पे वो डिपेंडेंट है एक तरीके से, मान के चलिए वो सब्सिडरी कंपनी।
वो खुद एक तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएगी, क्योंकि हम बीच में क्या करेंगे, उस डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। अब देखिए, ए कंपनी ने बी में इन्वेस्ट कर रखा है 60% और बी ने सी में कर रखा है 70%। तो आपको पता है कि बी के लिए जो ये सी है सब्सिडरी कंपनी है, बी होल्डिंग कंपनी है, वैसे ही ए के लिए जो बी है वो क्या एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी है, मतलब ए होल्डिंग कंपनी है। तो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो ए है वो सी की होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, मतलब सी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो सी ए की भी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, सी बी की तो थी लेकिन अब सी ए की भी हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है उसकी सब्सिडरी कंपनी बी भी है और सी भी है, तो ये इनडायरेक्टली हो गई। तो ये वाला पार्ट भी सब्सिडरी कंपनी में दे रखा है लिखा हुआ। इसी तरीके से मान के चलिए कि जो ए कंपनी है, ठीक है, और ये बी कंपनी, अब आपने इसमें शेयर्स नहीं खरीद रखे लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आपका कंट्रोल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन पे, कंपोजिशन मतलब क्या हो गया कि डायरेक्टर कैसे नॉमिनेट होगा, कैसे अपॉइंट होगा, वो सारा ए डिसाइड कर रहा है। ए क्या बोल रहा है, हमारे जो डायरेक्टर्स है कंपनी के वो आपकी कंपनी में क्या बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे। तो ये पपेट कंपनी हो गई एक तरीके से, जैसा ए बोल रहा है वैसे का वैसा बी कर रहा है। हम नॉमिनेट करेंगे इन पर्सन को, कितने डायरेक्टर यानी डायरेक्टर्स कैसे रखने हैं वो पर्टिकुलर हम डिसाइड करेंगे। तो बी एक तरीके से पपेट कंपनी हो गई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, यहाँ पे यही बोल रखा है। तो आप ये पढ़ के देख सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, जिसमें आपको इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का पार्ट आएगा अगर आप टोटल शेयर कैपिटल में से मेजोरिटी ऑफ शेयर या सारी कैपिटल का पार्ट कर रहे हैं। सारी मतलब होली ओन्ड, और अगर मेजोरिटी है तो वो पार्टली ओन कहलाएगी। अनलाइक इन अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन द सब्सिडरी कंपनीज रिटेन देयर आइडेंटिटी। देखिए इसमें तो क्या होता है, ए प्लस बी है मिल के सी बन गई, तो ये खत्म, लिक्विडेट हो गई। ए कंपनी पहले से ही और बी कंपनी पहले से ही, तो ए कंपनी बी में एब्जॉर्ब हो गई, तो ए कंपनी खत्म। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी कोई सब्सिडरी कंपनी की बात करते हैं, चाहे वो सेम नेम से भी हो सकती है, जैसे आपने टाटा की बहुत सारी कंपनीज देखी होगी, तो टाटा ने कई और कंपनीज़ के भी इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं, जैसे 60% ये, तो वो अपने नाम से भी चल रही है। इसी तरीके से टाटा की जो कई कंपनियां हैं वो टाटा कंसल्टेंसी या इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज़ के नाम से चल रही है, तो वो सब्सिडरी कंपनीज हो गई, क्योंकि वो खुद का एक तरीके से आइडेंटिटी मेंटेन कर रही है। ये नहीं कि वो लिक्विडेट हो गई और एक टाटा ग्रुप में मिल गई, ये नहीं है, या एक पर्टिकुलर कंपनी के नेम में मिल गई कि ए लिमिटेड है, वो बी में जाके मिल गई, तो ए लिमिटेड का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, वो तो जनरली एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक है। जबकि सब्सिडरी की तो खुद की आइडेंटिटी होती है। अब ग्रुप ऑफ कंपनी में भी यही बोल रहा है। ग्रुप ऑफ कंपनी का मतलब क्या हो गया, जब एक होल्डिंग कंपनी अपने साथ इतनी सब्सिडीज लेके बैठी है तो वो सारी एक साथ मिला के ग्रुप ऑफ कंपनीज कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L या कैश फ्लो स्टेटमेंट जो भी बनता है वो पर्टिकुलर एक सिंगल ग्रुप के हिसाब से बनता है, तभी जाके हम क्या बोलते हैं, उनके सारे ट्रांजेक्शन एक साथ दिखाए जाते हैं, ठीक, तभी एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ये बनती है। अब देखिए यहाँ सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines a company. As per this section, a company shall be deemed to be subsidiary company of another if and only if, ये बोल रहा है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, कह रहा है ना, अनादर कंपनी की, अनादर मतलब अदर कंपनी याद रख लेना। तो अदर कौन सी है, इस बार होल्डिंग है, क्योंकि सब्सिडरी के सेंस में पढ़ रहे हैं, तो बोल रहा है कि उस होल्डिंग कंपनी की ये सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी अगर इफ़ दैट अदर कंपनी कंट्रोल, मतलब वो होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ इट्स मतलब इस सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पे होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि सामने वाले डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर रही है, अपॉइंट कर रही है, या खुद होल्डिंग कंपनी अपने जो डायरेक्टर्स हैं वो सामने वाली सब्सिडरी कंपनी में अपॉइंट कर रही है, तो सारा का सारा कंट्रोल कौन रख रही है, होल्डिंग कंपनी। बी, व्हेन द फर्स्ट मेंशन कंपनी इज अनदर कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। आ गया ना, तो देखिए यहाँ पे भी दे दिया इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस मत देखिए, वो पुराने प्रोविजन है। तो व्हेन द फर्स्ट मेंशन कंपनी इज अनदर कंपनी, यानी कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या कर रही है, हाफ से ज़्यादा, तो मैंने बता दिया 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल में एक तरीके से वोटिंग राइट की बात करते हैं, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बात करते हैं, जिससे सामने वाले के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया जा सके। अब देखिए इसमें मैंने एक पर्टिकुलर जगह पे लाइन में ये भी पढ़ा था कि ऐसे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज, मैं तो पढ़ के बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है, एक मिनट, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, ऐसे लिखा हुआ है, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। तो आपने ऊपर देखा होगा, देखिए बोल रहा है आइदर एट इट्स ओन का मतलब क्या होता है, जैसे ये होता है कि ए कंपनी है, उसने क्या कर रखा है, एक्स कंपनी में 60% इन्वेस्ट कर रखा है, यानी शेयर कैपिटल ले रखी है, तो आपको पता है कि आइदर इट्स ओन,
वैसे ही बोल रहा है कि जैसे एक्स कंपनी में कर रखा है वैसे वाई कंपनी में भी कर रखा है। वाई कंपनी में कितना है 70%, ये हो गया पार्ट। तो देखिए 60% एक्स में और 70% वाई में, तो ए होल्डिंग हो गई और एक्स और वाई सब्सिडी हो गई। लेकिन जो एक्स कंपनी है ना, उसने एक जेड कंपनी और वाई कंपनी ने भी जेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखिए एक्स ने कर रखा है 26% और जेड ने भी कितना, वाई ने भी कितना कर रखा है 26% कर रखा है। किस में? जेड में। तो आप देख सकते हो 26 प्लस 26 मिला के कितना हो गया 52% हो गया, जो कि 50% से ज़्यादा हो गया। तो आप बोल सकते हो कि अगर ए क्या है, एक तरीके से होल्डिंग कंपनी एक्स की और एक्स जेड की कोई होल्डिंग नहीं थी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, लेकिन ये मिला के और ये मिला के दोनों मिला के 52% हो गया। तो इस केस में ए जेड की क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, मतलब जेड सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, तो वो डीम टू बी कहलाएगी। तो जब ऐसे बोलता है ना कि टोटल शेयर कैपिटल में क्या है, या तो खुद ने या टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक्स और वाई के साथ मिला के 26 प्लस 26, क्योंकि एक्स के पास 26 थे, वाई के पास 26 थे, टोटल मिला के 52 हो गया। तो जेड अपने आप ही एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी बन गई, किसकी? ए की, क्योंकि ए एक्स को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि 50% से ज़्यादा है, और ए वाई को भी कंट्रोल कर रहा है क्योंकि 70% है, मतलब 50% से ज़्यादा है। तो एक्स अगर कहीं और इन्वेस्ट करता है और वाई कहीं और इन्वेस्ट करता है और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पे टोटल मिला के 50% से ज़्यादा आ रहा है, तो जो पर्टिकुलर उनकी होल्डिंग कंपनी है, मतलब ए क्या बन जाएगी, एक तरीके से होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, किसकी? जेड की बन जाएगी। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जेड एक तरीके से डीम टू बी ए सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी ए की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आपको बोल रहा है सी पॉइंट पे, द कंपनी इज ए सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी विच इज़ दैट अदर कंपनी सब्सिडरी। अब देखिए इसको भी मैं आपको पॉइंट को सॉल्व करके बता सकता हूँ। कैसे? चलिए इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ बी लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ सी लिमिटेड, तो आप खुद सोचिए कि बी सब्सिडरी है सी लिमिटेड की, तो यहाँ पे सी लिख लीजिए और ऐसे करके एरो बना के बी बना लीजिए। तो आपको पता है कि बी लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी है सी की, तो सी होल्डिंग है, तो ये मान के चलिए कि सी 60% होल्ड करके बैठी है बी की। सबसे सिंपल यूँ ही रहता है समझना, सी लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। अब सी क्या है, सब्सिडरी है किसकी? ए की। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, एक मिनट थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे। तो ये पार्ट आ गया। अब देखिए आपको पता है कि सी, तो सी किसकी सब्सिडरी है? ए की, तो ए क्या है? होल्डिंग। तो ऐसे एरो बना दीजिए, तो ए होल्डिंग है। अब ए ने मान के चलिए कि 70% या 100%, कैसे भी बोल दीजिए, होल्ड करके रखा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि उस केस में क्या बोल दिया, देन बी लिमिटेड इज ऑल्सो डीम टू बी ए सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ए सी में होल्ड करके बैठा है और सी बी में होल्ड करके बैठा है। तो आपको पता है कि ए होल्डिंग कंपनी है, सी सब्सिडरी है, ए और सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सी और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सी होल्डिंग है और बी सब्सिडरी है। बी किसकी सब्सिडरी है? सी की। तो इनडायरेक्टली बी भी क्या हो जाएगी, एक तरीके से ए की सब्सिडरी कहलाएगी और ए होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट बोल दिया। अब अगर आप है ना इसको, आपने बोला कि सर ये पर्टिकुलर मीनिंग हमें समझ में नहीं आई, तो आप देख सकते हैं कि इफ़ द कंपनी, यानी वो सब्सिडरी कंपनी किसकी है, किसी भी कंपनी की, ऑफ एनी कंपनी, तो आप बोल सकते हो इफ़ द कंपनी, मतलब ये बी सब्सिडरी कंपनी है किसी भी कंपनी की, विच इज दैट अदर्स कंपनी सब्सिडरी, जो कि ये कंपनी इस अदर कंपनी, अदर मैंने बोला था, अदर का मतलब क्या है, होल्डिंग कंपनी, इस होल्डिंग कंपनी की वो सब्सिडरी हो। तो उस केस में आपको पता है कि जो ये सी है वो इस ए की क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, और जो सी है वो एक तरीके से बी की होल्डिंग है। तो जो बी सब्सिडरी है वो अपने आप ए की क्या बन जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी। जो बी सी की सब्सिडरी है वो ऑटोमेटिकली ए की बन जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब यहाँ पे ये बोल दिया कि एक सब्सिडरी कंपनी क्या हो सकती है, या तो होल्ली ओन बन सकती है या पार्टली ओन भी बन सकती है। ये होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी क्या है, जिसने सारे के सारे शेयर्स सामने वाली कंपनी के क्या कर रखे हैं, सॉरी होली ओन्ड सब्सिडरी बोल रहा है ना, तो ये बोल रहा है कि इज वन इन विच ऑल द शेयर्स आर ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने सारे शेयर सामने वाली सब्सिडरी कंपनी के लिए रखे हैं। इन्हें पार्टली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब क्या है कि 50% से ज़्यादा सामने वाली होल्डिंग कंपनी ने ले रखे हैं, पूरे 100% नहीं। ऑल द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर नॉट एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, दैट इज ओनली द मेजोरिटी ऑफ शेयर्स दैट इज मोर देन 50% आर ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, ये बोल दिया। अब इंपॉर्टेंट टर्म में क्या बोल रखा है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल का मतलब है इट मीन्स ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज। तो देखिए मैंने इनडायरेक्टली का मतलब भी आपको बताया था क्या होता है, ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर ऑफ एन एंटरप्राइज। आ गया वोटिंग पावर, तो जनरली वो शेयर के थ्रू दिखता है कि जब सामने वाले के आप 60% 70% शेयर्स क्या करते हो, परचेज कर लेते हो,
तो डायरेक्टली कर लेते हो। डायरेक्टली का मतलब देखिए वापस बता देता हूँ, जैसे एक्स है और ये ए है, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और बी, और ऐसे बना लेता हूँ, ये सी है। एक्स ने 70% इसमें कर रखा है इन्वेस्ट और 80% इसमें, तो आपको पता है कि एक्स होल्डिंग है और ए और बी क्या है, सब्सिडरी है। अब ए ने कितना कर रखा है, 30% सी में कर रखा है और बी ने 35% सी में कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये ए और बी क्या है, इसकी सब्सिडरी है एक्स की, तो एक्स होल्डिंग कंपनी है। तो एक्स क्या कर सकता है, डायरेक्टली इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और इनडायरेक्टली कैसे हो गया, ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर। तो आप देख सकते हो 30 + 35 65%, समझ गए, क्योंकि वो ए को भी कंट्रोल कर रहा है एक्स और बी को भी कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो सी को भी कंट्रोल कर सकता है। तो मैं आपको पर्टिकुलर यही बता रहा हूँ। तो आप चाहे ऐसे देखते फिर ऐसे देखते तो नहीं आता, क्यों, क्योंकि उस केस में तो 30% ही था, लेकिन 30 + 35 मिलकर 65 हो गया, तब जाके हम बोल सकते हैं कि अब तो सी भी क्या है, सब्सिडरी कंपनी हो गई है। तो एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू, वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू भी आप इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो, सामने वाली उनकी सब्सिडरी ए और बी की सब्सिडरी कंपनी को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये बोल दिया। फिर क्या बोल दिया, बी, कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अदर गवर्निंग बॉडी। ये तो आपको बताइए। सब्सिडरी का मतलब क्या है, इट इज़ एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल बाय अनदर एंटरप्राइज, मतलब होल्डिंग है जिसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं। पेरेंट कंपनी क्या है, जो होल्डिंग कंपनी है जिसकी एक या उससे ज़्यादा सब्सिडरीज है। ग्रुप का मतलब क्या हो गया, कि होल्डिंग कंपनी और उसकी सारी सब्सिडीज़ मिला के, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बोला कि एक्स था, उसकी ए और बी है और साथ में सी कंपनीज भी आ गई, तो एक्स + ए + बी + सी मिला के ग्रुप कंपनी बन गई और उनकी एक साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा, जो कि एक सिंगल एंटरप्राइज के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। तो याद रखना, एक बार एग्जाम में आया था, मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, जिसमें बोला था कि एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है वो पर्टिकुलर फॉर्म के बेसिस पे और सब्सटेंस के बेसिस पे। आपने सब्सटेंस ओवर फॉर्म सुना होगा, जो कि मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है, कि कोई भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग है वो लीगल फॉर्म में तो होती है, लेकिन कभी कभी आपको उसके इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को भी देखना पड़ता है। जैसे हमने बोला कि हमने लीज पे कोई भी चीज़ परचेज़ की, या जैसे आपने वो देखा था हायर परचेज पे देखा था, तो हायर परचेज में आपको पता है कि 4 साल बाद आपकी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, लेकिन पहले साल के बिगिनिंग में जैसे आपने डाउन पेमेंट पे कर दी, तो उसके बाद से ही आप आराम से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते थे, चाहे आपने अभी तक पूरे पार्ट का पेमेंट नहीं करा, चाहे आप पूरी कैश प्राइस भी नहीं दी। आपको बताया कि आपको कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट देके टोटल मिला के चौथी किस्त के एंड में सारा पेमेंट होगा, लेकिन शुरू में आपने डाउन पेमेंट जैसे दे दी तो आप वो फिक्स एसेट के ओनर मान लिए गए और उस पर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया। तो उसे बोलते हैं कि लीगल फॉर्म तो कब होगा, जब चौथे साल के एंड में इंस्टॉलमेंट पे करूँगा। लेकिन सब्सटेंस का मतलब क्या है, एक इसमें एलिमेंट आ गया इकोनॉमिक फॉर्म का, कि जैसे ही आपने डाउन पेमेंट पे की तो आप ओनर मान लिए गए और आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। तो आप अभी से ही अकाउंटिंग कर रहे हो आराम से उसकी, और एक तरीके से आप ओनर मान लिए गए, तो वो सब्सटेंस का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि जब भी सिंगल एंटरप्राइज के फॉर्म में माना जाता है तो कंसोलिडेटेड बनाना एक फॉर्म है, यानी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको लीगल फॉर्म को मानना पड़ता है। वैसे ही सब्सटेंस का पार्ट क्या हो गया, आपको पता है कि टोटल एक एलिमेंट को आपको कवर करना पड़ता है, उसकी एक एसेंस को कवर करना पड़ता है, कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ बना रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, और जो अलग अलग आइडेंटिटी थी वो तो अलग अलग है ही, अलग अलग वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में टोटल मिला के उनका क्या रिजल्ट दिख रहा है, तो एक सब्सटेंस पार्ट भी आपको दिख के आ रहा है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस और फॉर्म के फॉर्म में वो एक सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रही है, एक सिंगल एंटरप्राइज की तरह काम कर रही है। अब इक्विटी का मतलब क्या है, ये बोल दिया, इट इज़ द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी। तो आपको देखो क्या बोल रखा है, कि वही नेट एसेट से रिलेटेड पार्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी, तो वो इक्विटी के फॉर्म में कहलाएगी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए वही आपको पता है कि अगर होल्डिंग कंपनी आप और सब्सिडरी कंपनी में आपका 60% इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, यानी आपने 60% उसकी शेयर कैपिटल जो भी इक्विटी शेयर है उसका पार्ट ले रखा है, होल्ड करके रखा है, वोटिंग पावर है आपके पास, तो 40% किसके पास होगा, आउटसाइडर के पास। वो आउटसाइडर ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाता है। आपका मेजॉरिटी हो गया और इनका माइनॉरिटी हो गया। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड ऑफ द नेट असेट ऑफ द सब्सिडरी एट्रीब्यूटेबल टू द इंटरेस्ट विच आर नॉट ओन्ड बाय द पेरेंट, जो कि होल्डिंग कंपनी नहीं ओन करके बैठी है। तो होल्डिंग कंपनी क्या नहीं लेके बैठी, ये नहीं लेके बैठी, ठीक है। अब आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन।
अब देखिए मैंने तो ऐसे ही कवर कर रखा है, कहीं से मुझे मिल गया था तो मैंने कहा कि आपको कवर करवा देता हूँ, वैसे ये ज़रूरी नहीं था। तो सिंगल होल्डिंग, देखिए सिंगल होल्डिंग का मतलब क्या होता है, होल्डिंग होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी के खरीद रखे हैं कितने परसेंट, 60%, ऐसा आ गया। वैसे देखिए मल्टीपल डेट का मतलब क्या हो गया, जैसे होल्डिंग ने क्या कर रखे हैं, पहले तो 40% लिए एक डेट को, फिर उसके 3 महीने बाद कितने ले लिए, 30% ले लिए, तो टोटल मिला के कितने ले लिए, 70% ले लिए। तो पहले तो नहीं थी जब 40% लिए थे, लेकिन जैसे 30% और लिए तो टोटल मिला के 70%, या क्या पता पहले 60% ले लिए फिर 20% ले लिए। तो अलग अलग डेट्स पे क्या कर रही है, सामने वाले सब्सिडरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट खरीद रही है, यानी सामने वाले के शेयर्स क्या कर रही है, अपने अंडर में ले रही है, होल्ड कर रही है। अब मल्टीपल सब्सिडरीज का मतलब क्या हो गया, एक ही होल्डिंग कंपनी, अभी बताया था जैसे एक्स, उसके साथ क्या ए बी सी, ये सारी सब्सिडरी कंपनीज आ गई। फिर आपकी चैन होल्डिंग, देखे चैन होल्डिंग तो देखो नाम से पता चल जाता है कई चीज़ों का, जैसे होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है। अब इस सब्सिडरी ने इसमें होल्ड करके बैठी है, जैसे आपको पता है कि आपके पास 60% है, इस कंपनी के पास इसके S2 के 70% है, S2 के पास S3 के 52% है, ऐसे। तो एक चैन होल्डिंग बनते हुए आती जा रही है। तो ये भी देखिए टिपिकल एंट्रीज होती है, लेकिन अपने कोर्स में तो आएगी नहीं, अपने अपने पास अच्छी बात है कि थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि अगर आप ये देखने बैठोगे और उनके क्वेश्चन करते हो, जो कि आप जनरली CA फाइनल इनसे रिलेटेड पार्ट में देखते हो, इंटरमीडिएट में देखते हो, यानी IPCC में देखते हो, तो बहुत टिपिकल हो जाते हैं अगर आपने कभी किए हो तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कन्फ्यूजन होता था, लेकिन धीरे धीरे करके आप सीख जाते थे। तो अगर आपको क्वेश्चन लेने तो गूगल पे सर्च करके या मेरे से पर्टिकुलर PDF ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। चैन होल्डिंग का तो मैं बोल नहीं सकता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ट्रायंगल होल्डिंग देखिए क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल बन के आ रहा है होल्डिंग ने सब्सिडरी में, और ये सब्सिडरी ने इस पर्टिकुलर सब्सिडरी 2 में इन्वेस्ट कर रखा है, वैसे होल्डिंग ने भी सब्सिडरी 2 में कर रखा है। या ऐसे भी हो सकता है कि जो ये S2 है इसने फिर होल्डिंग में कर रखा है, तो अपने आप एक ट्रायंगल बन जाता है, उसे ट्रायंगल होल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर क्रॉस होल्डिंग का मतलब क्या हो, होल्डिंग ने सब्सिडरी में और सब्सिडरी ने होल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब एक दूसरे में, तो वो क्रॉस होल्डिंग हो गई। अब देखिए जल्दी जल्दी इसलिए ले रहा है क्योंकि सिंपल पार्ट है, टिपिकल नहीं है। अकाउंटिंग आपको आती है, बस क्या है कि इसमें आपको समझना है कि सामने वाले का हिस्सा भी निकालना है और खुद का भी हिस्सा निकालना है, तो वही अभी आगे आने वाला है, बस आने वाला है। देखिए अब इसमें जनरली क्या बोल रहा है कि सब्सिडरी या सब्सिडीज कंपनी के ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, होल्डिंग कंपनी को साथ में अपनी बैलेंस शीट के साथ अटैच करने पड़ेंगे विद द बैलेंस शीट ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। ये सारे डॉक्यूमेंट जो सब्सिडरी या सब्सिडीज के हैं, तो देखिए मैं कोई इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सामने वाली सब्सिडरी या सब्सिडरी कंपनीज के भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करने पड़ेंगे अपनी कंपनी की बैलेंस शीट के साथ। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, सामने वाले की एक कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी आपको पता है, a copy of its statement of P&L, a copy of report of its board of director, a copy of report of its auditor, a statement of holding company interest in subsidiary, कि होल्डिंग कंपनी ने कितना सब्सिडरी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखा हुआ है। तो ये नॉर्मल पार्ट था, तो इस तरीके से आप देख लीजिए, रीड कर लीजिए, कभी ना कभी आ सकता है। ठीक है, कन्फ्यूजन के फॉर्म में कभी कुछ और भी बोल सकता है, ऑडिटर, डायरेक्टर, और इसके अलावा आपका मैनेजर का पार्ट बोल सकता है कि एक कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ मैनेजर। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि वो मैनेजर आ गया तो वो ऑप्शन में होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि इन पर्टिकुलर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो इसलिए आपको इसको कंसिडर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ गया तो आपको पता रहेगा हमेशा। वैसे ही आपका ये भी पूछ सकता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, यानी उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं। तो सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, जो कि कंपनी एक्ट 2013 है, ए होल्डिंग कंपनी शैल प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑफ ऑल द सब्सिडरीज इन द सेम फॉर्म एंड मैनर। तो देखिए फॉर्म वही लीगल फॉर्म, एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन, विच शैल ऑल्सो बी लेड बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी अलॉन्ग विथ लेइंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि सब्सटेंस और फॉर्म का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सारा एलिमेंट का पार्ट आप कवर कर रहे हो, आप लीगल फॉर्म में भी कवर कर रहे हो, और सारी सब्सिडरीज के ट्रांजेक्शन को भी कवर आपको करने हैं। तो आपको सब्सटेंस यानी एक पर्टिकुलर एसेंस या एलिमेंट पार्ट को भी कवर करना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को एक साथ मिला रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ गई, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L आ गया, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, सब्सिडरीज कंपनी का साथ में मिल के एक साथ, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आ गया। इक्विटी का मतलब आपको बताया था कि रेसिडुअल जो भी एसेट का पार्ट बचा हुआ है सारी लाइबिलिटीज़ को लेस करने के बाद, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए अगर आपकी सब्सिडी है, सब्सिडी बोल रहा हूँ, अगर आपकी सब्सिडियरी कंपनी है मतलब 50% से ज़्यादा पार्ट है,
एसोसिएटेड है, देखो एसोसिएटेड में जनरली ऐसे बोलते हैं कि 20% या उससे ज़्यादा आपने सामने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है होल्डिंग, या बिजनेस डिसीजन को आप इन्फ्लुएंस करते हो, जिसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करते हो आप। तो जब भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आए उसे बोलते हैं 20% और मोर। और एक शायद वो भी होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, उसमें जनरली बोलते हो कि आप सामने वाली कंपनी के शायद 10% और मोर या 10% से ज़्यादा, एक बार आप उसको करेक्ट करके देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना, तो वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाता है। ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है। तो एसोसिएट कंपनी होती है जो 20%, जिस कंपनी में आप 20% या उससे ज़्यादा होल्ड करके बैठे हो वो सामने वाली क्या कहलाती है, एसोसिएटेड कहलाती है। अगर आप 50% से ज़्यादा होल्ड करके बैठे हो तो वो सब्सिडरी। अब देखिए मेरे हिसाब से तो जो 50% अगर होल्ड करके बैठे हो तो वो तो जॉइंट वेंचर ही होगा, क्योंकि जॉइंट कंट्रोल है, दोनों का कंट्रोल है, हाफ हाफ। नाम से क्या पता चल रहा है, जॉइंट वेंचर। तो आपका भी आधा कंट्रोल है, सामने वाले का भी आधा है। तो आप बोल सकते हो कि 20% और मोर, लेकिन 50% से कम तो एसोसिएटेड हो जाएगा, 50% तक तो वो जॉइंट वेंचर, और 50% से ज़्यादा वो सब्सिडरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया सेक्शन में, ढंग से पढ़िए, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो एसोसिएटेड कंपनी में या जॉइंट वेंचर कंपनी में, उसके भी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। मतलब अगर ए कंपनी ने सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है कितना, 25%, तो ए कंपनी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, पीएनएल बनाना पड़ेगा। वैसे अगर 50% कंट्रोल है दोनों का, तो आपस में दोनों कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ऐसे बोल दिया। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दे रखी तो क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू द लीगल बैलेंस शीट एज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3, द होल्डिंग कंपनी में ऑल्सो पब्लिश ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट in which the assets and liability of all the subsidiaries are shown along with its own asset and liability as the balance sheet of a head office incorporate the asset and liability of its branches। देखिए सीधी सी बात है, होल्डिंग कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी की जो भी एसेट लाइबिलिटी है वो आपको अपनी एसेट लाइबिलिटी के साथ जोड़ के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप शेड्यूल 3 के जो भी पार्ट 1 की बात कर रहे हो, खुद की बैलेंस शीट तो बनाते हो, सामने वाले की भी बैलेंस शीट बनी हुई होती है, उनसे उनका डेटा मंगाइए और साथ में क्या कर दीजिए, इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। जैसे इनकॉर्पोरेट करोगे तो वो एक कंसोलिडेटेड बन जाएगी, ठीक है। बाय वे ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी आर रिप्लेस बाय नेट असेट। तो जनरली क्या होता है कि देखो सामने वाले की नेटवर्थ देखनी पड़ती है, नेट असेट देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा उसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी गुडविल या कभी कभी कैपिटल रिजर्व का पार्ट भी निकल के आता है, मतलब कॉस्ट से ज़्यादा ही आपको वर्थ मिली है जब भी आपने इन्वेस्ट किया। अब सबसे पहले एडवांटेज देख लीजिए, और देखिए जो मैं आपको बोल रहा था ना कि सब्सटेंस और फॉर्म, वो इसके हिसाब से देखो दे रखा है। एज पर AS 21 consolidated financial statement are the financial statement of a group presented as those of a single enterprise। तो एक सिंगल एंटिटी की तरह बनते हैं, चाहे फॉर्म का पार्ट बोलो चाहे सब्सटेंस का पार्ट बोलो, दोनों ही फॉर्म में। तो एग्जाम में आया था तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आप क्या करो, क्वेश्चन में गलती नहीं करो। जब भी मैं पास्ट ईयर के MCQs आपको प्रोवाइड करता हूँ तो आप क्या करते हो, गलत गलत मेरे को क्या करते हो, ग्रुप में आंसर दे देते हो। द मेन एडवांटेज ऑफ कंसोलिडेशन आर गिवन बिलो। सिंगल सोर्स डॉक्यूमेंट, अब देखिए एक तरीके से बताया कि जो भी यूज़र है यानी एक्सटर्नल जो भी यूज़र है वो पर्टिकुलर सारी एक साथ व्यू देखना चाहता है, पर्टिकुलर सारी कंपनी जो भी उसकी, उसको पता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज में भी उसने इन्वेस्ट कर रखा है यूज़र ने, तो वो देखना चाहता है कि एक तरीके से ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल क्या पोजीशन पता चल रही है। तो उसके लिए कंसोलिडेटेड पीएनएल और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो देख सकता है। फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द यूजर ऑफ अकाउंट कैन गेट एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट गिव्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ग्रुप, ये बोल दिया। फिर आपको बोल दिया इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक शेयर वैल्यू ऑफ होल्डिंग कंपनी कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, वही नेट असेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो नातेश, नेट असेट अवेलेबल एंड AATESH, अगर याद रखना है, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब वो कंसोलिडेट बनी हुई है तो टोटल मिला के एक साथ आपको पता चल जाएगा। एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेटा ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट द अमाउंट पेबल टू आउटसाइड शेयर होल्डर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एट बुक वैल्यू which is used as the starting point of bargaining at the time of acquisition of a subsidiary by the holding company। देखिए ये जनरली यही बोल रहा है कि आउटसाइड शेयर होल्डर जो भी है, आपको पता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको पता है, उसकी नेटवर्थ क्या ये पता है, और ये भी पता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट पता है, तो बाकी जो हिस्सा है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो एक तरीके से बार्गेनिंग करने में आसानी रहेगी। ये पर्टिकुलर बोल रखा है। उसी तरीके से आप देखिए कि बहुत चीज़ें और भी हो सकती हैं,
लास्ट पॉइंट पढ़ के और बता देता हूँ। ये बोल रहा है एवोल्यूशन ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द मार्केट। अगर आपको पता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आराम से जज की जा सकती है, तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि यार सामने वाली कंपनीज की गुडविल क्या है, या मार्केट में इमेज क्या है, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, उसको फाइनेंशियल रिसोर्स ढंग से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर आपको पता चल जाएगा। दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी और एक्वायर इट नीड सच कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि वो इन्वेस्टर पर्टिकुलर चेक करेगा। और आपको पता है कि देखिए अगर आपने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो सब्सिडरी कंपनी को भी एक तरीके से क्या होगा, फ़ायदा होगा, उसकी गुडविल बढ़ेगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन रही है तो एक बिजनेस कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो म्यूचुअल जो कॉम्पिटिशन होता था वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पहले अलग अलग कंपटीशन होता था, लेकिन अब आपने सामने वाली कंपनी को परचेज कर दिया तो उस केस में कंपटीशन एंड हो गया। इसी तरीके से बोल रहा है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के जो भी अपने स्टेक है, जो भी शेयर होल्डिंग है वो बेचना चाहती है तो आराम से बेच सकती है। जबकि अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अगर ए और बी कंपनी मिलके सी कंपनी बन गई, या ए कंपनी और बी कंपनी थी पहले से ही थी, ए कंपनी बी कंपनी में मिल गई, तो इस केस में अलग होने में, या हम बोल सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर अपना हिस्सा बेचना है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट करने पड़ेंगे, लीगल बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे और बहुत टाइम पीरियड भी कंज्यूम होगा। जबकि होल्डिंग कंपनी अगर अपनी स्टेक होल्डिंग बेचना चाहती है तो उसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। डिसएडवांटेज भी होते हैं तो वो आप कवर करके देख लेना, या मैं एक बार आपको वर्बली बता देता हूँ, मेरे पास लिखे हुए। मैंने इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि देखिए आते नहीं है जनरली, तो इतना ज़्यादा टिपिकल पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं थी। फिर मेरे क्या है, मेन पॉइंट बाद में रह जाते हैं और उनको मैं ढंग से एलोबरेट नहीं कर पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसलिए देखिए अब वर्बली बता देता हूँ डिसएडवांटेज क्या है। ये बोल रहा है कि कभी कभी जो होल्डिंग कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर लेती है सब्सिडरी कंपनी के डेवलपमेंट को। फिर आपको बोल दिया कि डेंजर ऑफ ऑपरेशन, OPPRESSION, डेंजर ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर पर ध्यान नहीं दिया जाएगा जनरली, तो उनकी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्टेक होल्डिंग या जो शेयर होल्डिंग है उस पर खतरा आ सकता है। और कभी कभी बोल रहा है कि देखिए जो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो सब्सिडरी कंपनी के जो भी पार्ट इन्वेस्ट किया गया है, यानी होल्डिंग कंपनी ने जितना इन्वेस्ट किया सब्सिडरी कंपनी में, कभी कभी वो अवेयर नहीं हो पाते, यानी होल्डिंग कंपनी छुपाती है, ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, डेटर क्रेडिटर, तो जानबूझ के होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनीज में डेटर्स क्रेडिटर दिखा के बैठी है या लोन दिखा के बैठी है ताकि अपना एक तरीके से फ़ायदा दिखा सके। अब आपको तो पोजीशन अच्छी दिख रही है या जो यूज़र है उसको पोजीशन अच्छी दिख रही है, लेकिन बाद में पता चला ये जानबूझ के विंडो ड्रेसिंग की गई है, ये पार्ट आ गया। उसी तरीके से देखो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर जानबूझ के सब्सिडरी कंपनी के क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, जो कि मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन में आपका कंट्रोल है। तो उस केस में जो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर है वो सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है आपको ही पता है कि वो हैवी रेम्यूनरेशन उठा सकते हैं, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर भी वही और सब्सिडी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। ये होल्डिंग कंपनी से भी उठा रहे हैं और सब्सिडी कंपनी से भी क्या कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन उठा रहे हैं। इसी तरीके से अर्निंग कैपेसिटी, सब्सिडी कंपनी की जो भी अर्निंग कैपेसिटी है वो पता करना मुश्किल होता है कभी कभी, तो वो सारा पार्ट इसमें डिसएडवांटेज के फॉर्म में आ गया। अब ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो, या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के, या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ कैलकुलेशंस दे रखी है। जब भी आप कंसोलिडेट करते हो बैलेंस शीट को, तो उस केस में पहला दे रखा है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो देखिए आपको क्या करना है कि जिस पर्टिकुलर डेट पे आपने परचेज किया उससे पहले का पीरियड प्री एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा और उसके बाद का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा। तो इसका मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को आप कैपिटल प्रॉफिट भी बोलते हो। जब भी ए ने बी में इन्वेस्ट कर रखा है, होल्डिंग ले रखी है 60%, तो मान के चलिए कि 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, 31 मार्च 20 को, ऐसे मान के चलिए। और आपने अगर इन्वेस्ट कर रखा था 31 अगस्त को, तो आप देख सकते हो कि 31 अगस्त का मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त प्री एक्विजिशन पीरियड हो गया, और 1 सितंबर से लेके 31 मार्च कितने होते हैं, सितंबर अक्टूबर अगस्त हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और ये मैंने अगस्त तक कर लिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 5 मंथ का पार्ट तो ये आ रहा है प्री,
और 7 मंथ का, क्योंकि देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ, तो 5 और 7 का एक तरीके से रेशो निकल के आ जाएगा, जो कि प्री और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा। इस 5 मंथ का जो प्रॉफिट है ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा, जिसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। और जो ये पार्ट आएगा इसका जो प्रॉफिट है ये क्या कहलाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा, जिसको आप रेवेन्यू प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो देखिए कैपिटल प्रॉफिट है और ये जनरली आपका रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि मैं सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि सब्सिडरी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जितनी भी होल्डिंग कर रखी है, तो जब भी आप उसका प्रॉफिट देख रहे हो उसमें से अपना हिस्सा देख रहे हो, तो अगर प्री एक्विजिशन की बात कर रहे हो तो वो कैपिटल प्रॉफिट है आपके लिए, और पोस्ट की बात कर रहे हो तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है। फिर आपको इस पर्टिकुलर सेकंड लाइन में ये बोल रखा है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ही क्या करते हो, होल्डिंग कंपनी क्या करती है, सब्सिडरी कंपनी के शेयर खरीद लेती है। जैसे मान के चलिए वही 31 मार्च 20 को अकाउंट क्लोज हो रहा है और 1 अप्रैल 19 को ही आपने क्या कर लिए, उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो प्री का पार्ट तो इसमें आ ही नहीं रहा, क्योंकि बैलेंस शीट कब क्लोज होती है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब आता है, एंड 31 मार्च 20 को, 31 मार्च 20 को। तो 1 अप्रैल 90 से 31 मार्च 20 का पार्ट सारा का सारा क्या कहलाएगा, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा, और उसका जो प्रॉफिट है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, क्या होगा, रेवेन्यू, ना कि कैपिटल। तो प्री वाला हमेशा कैपिटल पार्ट रहता है, और उसका यूज़ क्या होता है आपको आगे मैं बता दूंगा जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे। सिमिलरली इफ द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर परचेज ऑन द लास्ट डे, अब देखो फर्स्ट डे की जगह क्या आ गया, लास्ट डे, मतलब वही 31 मार्च 20 को। तो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या कहलाएगा, प्री एक्विजिशन। क्यों, क्योंकि आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपने कब खरीदा, डेट ऑफ एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है, DOA, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर आपने 31 मार्च 20 को शेयर खरीदे तो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक का जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्री कहलाएगा, खरीदने से पहले का प्रॉफिट। ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर इंक्लूडेड इन द नेट वर्थ, वेयर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आर इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, जबकि जो कैपिटल प्रॉफिट है वो जनरली क्या डिनोट कर रहा है, आपकी एसेट को डिनोट कर रहा है। ये मान के चलिए कैपिटल रिजर्व नेट वर्थ में आता है, क्योंकि आपको पता है कि नेट वर्थ किससे रिलेटेड होती है, एक तरीके से शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड होती है। तो आपको पता है कि उसमें सारे के सारे रिजर्व के पार्ट आ जाते हैं। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एक तरीके से कैपिटल रिजर्व के फॉर्म में आप सोच सकते हो। ठीक है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम नेट वर्थ निकालते हैं किसकी, सब्सिडरी कंपनी की, उसमें से खुद का हिस्सा निकालते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, यानी खुद का हिस्सा इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ठीक, देखिए अब पर्टिकुलर फॉर्मेट करने का तरीका क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, उसके थ्रू आप समझ जाते हो। तो मैंने क्या है कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो ये क्वेश्चन है ये भी साथ साथ में हल्का हल्का पॉइंट मैं आपको बताते जाऊँगा, पूरा तो कवर नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताते जाऊँगा कि इसमें क्या दे रखा है। या आप अपने माइंड में एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट बना के सोच लीजिए, और आप सोचिए कि आप एच लिमिटेड हो, ठीक है, यानी आप होल्डिंग कंपनी हो, और आपने एस लिमिटेड के शेयर खरीद रखे हैं। अब ये मान के चलो कि देखो होली ओन्ड नहीं है, पार्टली ओन्ड है, यानी कहने का मतलब आपने 60%, 70%, 80%, 90%, 95, लेकिन 100% नहीं खरीद रखे। क्योंकि इससे समझने में क्या रहेगा, सही रहेगा, पूरा 100% भी कर लीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं, 60% खरीदे, 70%, तो वो सही रहते हैं, क्योंकि 100% तो सिंपल पार्ट है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए होल्डिंग लिमिटेड यानी एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी है, और सामने वाली एस लिमिटेड सब्सिडरी है। तो आप सब्सिडरी के जो भी पेड अप कैपिटल है, शेयर कैपिटल, उसका शेयर देखिए। ठीक है, तो ये बोला शेयर इन पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा होगा कि एस लिमिटेड और एच लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, और यहाँ पे आपको बता दिया कि उसके 1000 शेयर दे रखे हैं, किसके, एस लिमिटेड के दे रखे हैं, ऑफ ₹100 ईच। तो देखिए जब लाइबिलिटी साइड में दे रखे होते तो इसका मतलब आपने इन्वेस्ट नहीं किए हुए। होल्डिंग लिमिटेड जो एच लिमिटेड है वो कब इन्वेस्ट करेगी, जब वो क्या कर रही है कि किसी भी पर्टिकुलर डेट पे इन्वेस्ट कर रही है, तो उसकी एसेट में शो होगी। जब एसेट में इन्वेस्टमेंट देखोगे तो मान के चलो कि यहाँ तो 1000 शेयर्स सब्सिडरी के दे रखे हैं, जो कि उसकी पेड अप कैपिटल का पार्ट है। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 800 शेयर पे कर रखा है, ऐसे दे रखा है। तो 1000 में से 800 शेयर मतलब आपके पास 80% होल्डिंग है सामने वाले की। तो ये बोल रहा है शेयर इन पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब क्या हो गया, तो मान के चलिए 1000 इंटू 100 वाले थे सब्सिडरी के, मतलब 1 लाख रुपीज़ की पेड अप कैपिटल थी, उसमें से 80,000 की तो आपके पास ही है, क्योंकि आपके पास 80% शेयर सामने वाली कंपनी के हैं।
तो एच लिमिटेड क्या बोलेगी, मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने के 800 शेयर हैं, तो मेरे पास जो होल्डिंग है वो 80% की है। तो सबसे पहले आपको होल्डिंग पता करनी पड़ती है, उसके बाद क्या करोगे, पर्टिकुलर वो आपको शेयर निकालना पड़ेगा, यानी प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा। तो 80% कैसे निकालोगे, 1 लाख का 80% शेयर इन पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब देखिए, आपने जो खरीदे होंगे ज़रूरी नहीं है कि आपने 800 शेयर 100 रुपीज़ में खरीदे होंगे, मार्केट में उस वक्त क्या वैल्यू चल रही होगी, तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ये याद रखना। तो एक बार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड ड्रॉन अप एट 31 मार्च 17। तो ये आपको दे रखी है एच की और एस की बैलेंस शीट, ठीक है। प्रिपेयर ए कंसोलिडेट बैलेंस शीट एज एट दैट डेट हैविंग रिगार्ड टू फॉलोइंग, कि आपको बोल रहा है कि 31 मार्च 17 की ये बैलेंस शीट दे रखी है और आपको 1 अप्रैल 16 के रिजर्व और पीएनएल के बैलेंस दे रखे हैं, किसके, एस लिमिटेड के सब्सिडरी के। 25,000 दे रखा है बिगिनिंग में और 15,000 दे रखा है। और क्या बोल रहा है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इट 80% शेयर बाय एच लिमिटेड, एच लिमिटेड एस लिमिटेड के 80% शेयर खरीद के बैठा है। आप चाहे इसकी बैलेंस शीट देखना, आपको नीचे पता चल जाएंगे। अब देखिए कैसे पता चलेगा, जब आप ये देखते हो एस लिमिटेड दिख रहा है तो इसकी शेयर कैपिटल कितनी दिख रही है आपको, 1 लाख 100 ईच। इसका मतलब कितने शेयर है, 1000 शेयर है। 1000 शेयर में से देखिए यहाँ पे एच लिमिटेड ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आ गया ना उसकी एसेट में, एच लिमिटेड की 800 शेयर एट ₹200। अब देखिए तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको ये पता करना था कि अगर आप 800 शेयर ऑफ ₹100 ईच बोलोगे तो एक तरीके से जो फेस वैल्यू है वो 80,000 है। 1 लाख में से 80,000 रुपीज़ का पार्ट आपका है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1000 शेयर में से 800 शेयर आपके हैं, तो 80% आपकी है। तो 80-20, 80 आपकी, तो 20% किसका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो होल्डिंग का 80% और माइनॉरिटी का कितना है, 20% पार्ट है। मतलब बाकी जो 200 शेयर है वो बाकी आउटसाइडर को इशू किए गए। तो देखिए एक तरीके से बात पता चल गया। फिर देखिए आपने देखा था कि रिजर्व जो दे रखा था वो दे रखा था 25,000 1 अप्रैल 16 को, और जो पीएनएल दे रखा था वो दे रखा था 15,000, ऐसे बोल रखा है। तो आप देख सकते हो कि अब रिजर्व और पीएनएल कितने हो गए एस लिमिटेड के, एक साल बाद, यानी 31 मार्च 17 को क्लोजिंग में, ओपनिंग आपको दे रखे हैं और क्लोजिंग में क्या होगा। तो आप खुद सोचिए कि आपने कब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो पर्टिकुलर मेन डेट है। अगर आपने 31 मार्च 17 को इन्वेस्ट कर रखा है, याद रखना, अगर आपने 31 मार्च 17 को खरीदे हैं तो ये 25,000 का पार्ट और ये 15 का पार्ट, ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी नेटवर्थ में जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रखा है, शेयर इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल, वो भी ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पर्टिकुलर जो भी सामने वाली कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपने एंड में कर रखा है या आपने बीच में कर रखा है। 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 17 का डेटा दे रखा है और 31 मार्च 17 को आपने इन्वेस्ट कर रखा है, या आपने 30 जून 16 को कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल 16 को जो आपको रिजर्व दे रखे हैं वो जनरली पूरा का पूरा ओपनिंग बैलेंस चले जाएगा यहाँ पे। उसमें जो हिस्सा है वो जाएगा, याद रखना, मैंने बार बार शेयर लिख दिया, शेयर लिख दिया, शेयर लिख दिया, शेयर का मतलब क्या हो गया, वो 80% हिस्सा, क्योंकि आपको पता है कि सब्सिडी कंपनी की नेटवर्थ पूरी 100% है, उस 100% में से 80% आपका हिस्सा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80% निकालना पड़ेगा, ऐसे देखना है। तो आपको पता है कि रिजर्व कितने हैं, 25 के हैं, पीएनएल कितने हैं, 15 ओपनिंग, तो टोटल मिला के 40 है। 40 का 80% आपका है, यानी 32,000, और 8,000 किसका है, पब्लिक का। तो यहाँ पे आपको 32 लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है। शेयर इन प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ, साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया, या साल के दौरान रिजर्व में क्या चेंज हुआ। याद रखना, जब मैं प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलता हूँ तो बाकी सारी चीज़ें भी सोच लेना। बाकी सारी का मतलब क्या हो गया, बाकी रिजर्व्स भी देख लेना कि रिजर्व्स में तो चेंज नहीं हो रहा। तो आप देखिए कि जब इसमें हम देखते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो ऊपर जब आपने मेरे पर्टिकुलर ये लाइन को कंसिडर किया तो आपने क्या बोला कि सर इसमें तो क्या बोल रहा है कि हमने जो इन्वेस्ट किया था वो कब किया था, 1 अप्रैल 16 को। रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 25 एंड 15 रेस्पेक्टिवली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इट्स 80% शेयर बाय एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 16। और ऊपर लाइन पढ़ के देख लीजिए, यहाँ पे कहीं दे रखा है कि कब इन्वेस्ट किया, नहीं। तो यहाँ पे आपको पता है कि कब इन्वेस्ट किया गया, 1 अप्रैल 16 को ही इन्वेस्ट किया गया है, और उस वक्त 25 और 15 दिखा रखा था, 25 और 15 दिखा रखा था। तो अगर आपने 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया है और 31 मार्च 17 का पार्ट आपको दे रखा है, तो सारा का सारा पार्ट क्या होगा आपका, पोस्ट एक्विजिशन क्या होगा, क्योंकि आपने 1 अप्रैल 16 को खरीदा है। जब भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो सारा का सारा रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है, और रेवेन्यू प्रॉफिट आपकी नेटवर्थ में नहीं आता।
हमेशा कौन सा आता है, प्री एक्विजिशन आता है। तो देख लेना ढंग से पढ़ के कौन सा आएगा, प्री एक्विजिशन। और आपको पता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो एक तरीके से प्री एक्विजिशन है, क्योंकि आपने 1 अप्रैल 16 को खरीदे हैं और 1 अप्रैल 16 को आपको रिजर्व का बैलेंस दिखा रखा था 25 और पीएनएल का दिखा रखा था 15। तो 40 में से 80% आपका 32,000 हिस्सा हो जाएगा और प्री एक्विजिशन का ट्रेडिंग प्रॉफिट आपका है ही नहीं। अगर होता तो वो कैसे होता, क्योंकि आपको पता है कि आपने जून में खरीदे हैं 30 जून, तो वो 3 महीने का जो भी प्रॉफिट होता वो आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता उस सामने वाली सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड, और उसमें आपका हिस्सा कितना निकल के आ जाता, 80% निकल के आ जाता। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो है वो क्या है, 1 अप्रैल 16 की बात कर रहा है। जब भी देखिए कोई पार्ट टिपिकल होता है तो मैं कैसे बनाता हूँ, एक पर्टिकुलर लाइन खींच लेता हूँ और उसमें देखता हूँ कि कब मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर मैंने शुरू में यानी 1 अप्रैल 16 को इन्वेस्ट किया है तो ऐसे बना लेता हूँ, और ये 31 मार्च 17 है ऐसे बना लेता हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो पूरा पर्टिकुलर पीरियड है ये मेरा क्या कहलाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट किस में जाता है आपका, रेवेन्यू वाले पार्ट में जाता है, जो कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट वाले पार्ट में चले जाएगा। जबकि प्री किस में जाता है, नेट वर्थ में जाता है, ये याद रख लेना। ठीक, तो इस तरीके से आपको सोचना है। वैसे ही आपको पता है कि जब भी आपने परचेज किया किसी का बिजनेस, उस वक्त आपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करा, जो भी फिक्स एसेट है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर एसेट है, उससे जो भी रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकला या रिवोल्यूशन लॉस निकला, तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट का हिस्सा भी आप में जुड़ेगा, वैसे रिवोल्यूशन लॉस का जो भी हिस्सा है वो आप में से लेस हो जाएगा। जैसे आपने रिजर्व बोले, जैसे आपने प्रॉफिट बोले, सेम उसका उल्टा देखिए, जैसे रिजर्व होता है क्रेडिट, वैसे पीएनएल क्या होता है डेबिट। तो उसका जो हिस्सा आप में से लेस हो जाएगा, जितनी भी फिक्टिशियस एसेट है उसका हिस्सा लेस हो जाएगा। प्री एक्विजिशन के जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट होते हैं तो लॉस भी हो सकते हैं। सब्सिडी कंपनी का जरूरी थोड़ी प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। उस लॉस का जो हिस्सा है वो आपकी नेट वर्थ में से क्या हो जाएगा, यानी सब्सिडी कंपनी के नेट वर्थ में से कम हो जाएगा, और उसमें जो आपका हिस्सा है वो भी कम हो रहा है। शेयर इन लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, तो इस तरीके से लेस करते ही होल्डिंग कंपनी का हिस्सा निकल के आ जाएगा किसमें, सब्सिडी कंपनी की नेट वर्थ में से। अगर आपने ये शेयर इन नहीं किया होता, मतलब सारा का सारा 100% किया होता, तो टोटल जो पार्ट है वो नेट वर्थ किसकी आती है, सब्सिडी कंपनी की आती। फिर डायरेक्टली आप 80% कर लेते तब भी आपका आंसर आ जाता। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मोस्टली मैंने कहीं पे भी पैराग्राफ देखे तो ऐसे ही दे रखे थे, तो मुझे लगा कि आपको ऐसे ही शेयर इन बताना चाहिए। शेयर इन मतलब प्रोपोर्शनेट पार्ट बताना चाहिए, वो सही रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 80% आपकी होल्डिंग है और 20% सामने वाले की, यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट है, मान के चलिए पब्लिक का है, तो आपको सिर्फ आपका 80% पार्ट ही कवर करना है। क्यों, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट इंकर की है, उससे रिलेटेड आप देखना चाहते हो कि आपकी गुडविल आ रही है या कैपिटल रिजर्व का पार्ट आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले कंपनी की नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी कि आपने जिसका बिजनेस परचेज किया है या शेयर्स आपने खरीदे हैं तो उसकी नेटवर्थ क्या है, उसमें से आपका हिस्सा कितना है। ठीक, तो इस तरीके से सोचिए और क्वेश्चन देखिए आते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाऊँगा। और एक और चीज़ देखिए, मैंने आपको ये बताया कि आप देखिए नीचे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के वर्किंग नोट में आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यही बताया था कि रिजर्व जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पार्ट है, रिजर्व क्या है 1 अप्रैल 16 के, और पीएनएल 15 40 में से जो 80% 4/5 समझ गए एच लिमिटेड का, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है 20%, तो 32 और 8। अब देखिए जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, ये तो बात की बात है जो एसेट से रिलेटेड है, आप बीच में समझ जाएंगे। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन देखिए इसका मतलब क्या है, आप खुद सोचिए 1 अप्रैल 16 को जो रिजर्व है वो 25 दिखा रखे थे, और आपको पता है 31 मार्च 17 को 75 हो गए। 25 से 75 तो कितना चेंज हुआ, 40 का। ठीक है, वैसे ही अगर आपने प्रॉफिट से रिलेटेड पार्ट देखा होगा तो उसमें आप देखोगे पहले 15 दिखा रहे थे और वो 25 हो गए, तो 10। मैंने गलती से क्या बोल दिया, ओ सॉरी 50 का, मैंने गलती से 40 बोल दिया। तो 50 का जो 80% है वो एच का है, और जो 20% है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। और पोस्ट में देखिए सेम यही 10, तो 10 का 80% और 20%। तो इस तरीके से आपका प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, वो सारा पार्ट निकल के आ जाता है। जो ये पोस्ट एक्विजिशन है उसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। जब भी हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट निकालते हैं कि भाई मेरा हिस्सा कितना है, मतलब एच लिमिटेड का हिस्सा कितना है और एस लिमिटेड का कितना है, तो एस लिमिटेड के हिस्से में से मेरा पार्ट कितना आएगा 40,000 आएगा, और 10 में से 80% मतलब 8,000। तो आप ये सोचिए कि सामने वाली कंपनी, उसमें से आपका हिस्सा कितना है वो आपको देखना है, और बाकी पार्ट आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखा देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सोच के चलना है और आपका आराम से सारा पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा।
तो अगर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट के हिसाब से कंसिडर करना है तो बस ये सोचिए कि हमें प्री एक्विजिशन पीरियड का मतलब क्या है, जिस डेट को हमने क्या करा है, सामने वाली सब्सिडी कंपनी के शेयर परचेज किए उससे पहले वाला पार्ट प्री एक्विजिशन पीरियड है, और उससे पहले वाला प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज करना है, कैपिटल प्रॉफिट के फॉर्म में दिखाना है, तो मतलब वो नेटवर्थ में आएगा। और बाकी जो पोस्ट का पार्ट है वो रेवेन्यू है, और पोस्ट का जो भी पार्ट होगा याद रखना वो जनरली शेयर की वैल्यू में बढ़ जाएगा। शेयर का मतलब क्या हो गया कि होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हिस्सा है। तो होल्डिंग कंपनी का जो भी पार्ट है वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में आ जाएगा, और माइनॉरिटी का जो पार्ट है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम से एक अलग से अकाउंट खुल जाता है, उसमें आ जाएगा। बस ये आपको देखना है। अब देखिए गुडविल यानी जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, कैपिटल रिजर्व, वो कैसे निकलती है, कुछ मैं क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा बाद में या अगली वीडियो में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आप देखिए जो ये शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी नेटवर्थ निकली, मान के चलिए कि सब्सिडी कंपनी की नेटवर्थ कितनी आई थी, 50 लाख आई थी, ठीक है। उसमें से आपका 80% हिस्सा था। अगर आपने अलग अलग कैलकुलेट किया तो बात अलग है, फिर तो डायरेक्ट आपका 40 लाख आया होगा। अगर आपने ये शेयर इन मतलब 80% नहीं किया था बार बार, तो आपने डायरेक्टली पूरा 100% निकाल दिया, जो कि सही रहता है, ईजी रहता है। तो आपका वो 50 लाख आया। वो 50 लाख किसकी नेटवर्थ आई, सब्सिडरी कंपनी की आई। उसमें से आपका हिस्सा कितना है, क्योंकि आपने 80% स्टेक होल्डिंग ले रखी है, तो उस केस में क्या हो, 50 लाख का 80% 40 लाख आपकी नेटवर्थ आई, ठीक। और वो पर्टिकुलर जो मैं शेयर्स बोल रहा हूँ वो अगर आपने परचेज किए तो उसकी कॉस्ट क्या थी, मान के चलिए उसकी कॉस्ट 45 लाख थी। तो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी जो शेयर्स की कॉस्ट थी वो 45 लाख थी, और वर्थ कितनी है, सिर्फ 40 लाख की है। तो 5 लाख आपने ज़्यादा दिए, तो 5 लाख का ही का पार्ट है गुडविल का, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, आफ्टर द कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ इट इज़ कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, गुडविल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी नेटवर्थ माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कैपिटल रिजर्व कब निकलेगा, जब आपकी कॉस्ट क्या एक तरीके से कम है और नेटवर्थ से ज़्यादा आ रही है। इफ़ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ बोथ कंपनीज। अब देखिए आप दिमाग लगाइए कि अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी दोनों की बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही दे रखी है और आपका गुडविल निकल के आया, तो वो जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यही बोल रहा है ऐड हो जाएगी। और अगर बोल रहा है कि कैपिटल रिजर्व दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, कैपिटल रिजर्व में से लेस कर दीजिए, और जो बाकी बैलेंस अमाउंट बचा वो आपकी एसेट साइड में गुडविल दिख जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर आपका कैपिटल रिजर्व कम है तो कैपिटल रिजर्व पूरा यूज़ हो गया और अभी भी गुडविल बच रही है, तो उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल को इंटेंजिबल फिक्स रेट के फॉर्म में दिखा दोगे। लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व ज़्यादा है और एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ गुडविल कम है, तो उस केस में क्या करा आपने, जैसे ही सेट ऑफ कर दिया तो कैपिटल रिजर्व आपका अभी भी बच रहा होगा। कैपिटल रिजर्व बच रहा होगा तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएगा। तो ये नॉर्मल आपको पार्ट सोचने होते हैं, जो कि आपको पता है कि आपने इतनी स्टडी की है, बीकॉम एमकॉम तक पढ़ने के बाद जनरली आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता रहनी चाहिए। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करता है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जो आपने ऊपर पार्ट निकाला, याद रखना मैं पूरा कैलकुलेट नहीं किया, ये तो पूरा का पूरा फॉर्मेट कैलकुलेट किया हुआ है। तो मैंने बोला कि 50 में से अभी बताया था मैंने 50 लाख नेटवर्थ निकली, उसमें से 80% जो है वो आपका है होल्डिंग का, तो बाकी माइनॉरिटी का कितना होगा 20%, ये मान के चलिए एग्जाम्पल में। तो बाकी 10 लाख क्या है, वो क्या बताएगा, शेयर ऑफ होल्डिंग नहीं, शेयर ऑफ आउटसाइडर इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के नेटवर्थ में आउटसाइडर का कितना हिस्सा है। तो देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या बोल रहा है, ये रहा शेयर ऑफ आउटसाइडर इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी। अब आपको उसको अलग अलग निकालना है, तो वो अलग अलग देख सकते हो कि पेड अप कैपिटल में कितना आउटसाइडर का हिस्सा था, फिर वो प्री एक्विजिशन वाले पार्ट में कितना था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व में कितना था, रिवोल्यूशन प्रॉफिट के पार्ट में आउटसाइडर का कितना हिस्सा था, वो सारा आप देख सकते हो। देखिए जब आप सामने वाले को परचेज करते हो तो आपको यही देखना पड़ता है कि पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व, क्योंकि आप जनरली क्या देखते हो, शेयर होल्डर फंड देखते हो, उसकी वर्थ देखते हो, इसलिए आप सामने वाले की वर्थ कैसे देख रहे हो, एसेट में से लायबिलिटी लेस करके। अब पर्टिकुलर आपके पास वो ऑप्शन तो है नहीं, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या रहता है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। तो आप डायरेक्ट अप्रोच देखते हो, इनडायरेक्ट नहीं देखते हो, आप लायबिलिटी साइड वाली अप्रोच से देखते हो, तभी हम क्या बोलते हैं नेटवर्थ सब्सिडरी कंपनी की, उसमें आउटसाइडर का कितना हिस्सा है। अब देखिए आप दिमाग लगाइए, मैंने आपको क्या बताया था कि प्री एक्विजिशन का आपका पार्ट आ गया, अब पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड पार्ट भी तो देखोगे, क्योंकि माइनॉरिटी का जो हिस्सा है वो क्या होगा 20% होगा, तो वो किस में होगा, एक तो नेटवर्थ में, और एक जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, सब्सिडरी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें से होल्डिंग कंपनी का भी हिस्सा होगा और किसका होगा, माइनॉरिटी का भी हिस्सा होगा। अब देखिए मैंने आपको ये बोला कि जो सब्सिडरी कंपनीज की जो भी नेटवर्थ है उसमें जो आउटसाइडर का हिस्सा है
वो पर्टिकुलर आपको पता तो करना ही है, वो तो जनरली आपने पता कर दिया। पर आपको पता है कि देखिए प्री एक्विजिशन का जो भी पार्ट था वो सारा का सारा नेट वर्थ में हो गया था। दिमाग लगाइए, क्योंकि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी का बिजनेस, हमारा जो एग्जांपल हमने देखा 1 अप्रैल 16 को खरीद रहे हो और बैलेंस शीट जो दिखा रखी है वो 31 मार्च 17 को दिखा रखी है। अब आपको 1 अप्रैल 16 को रिजर्व एंड सरप्लस भी दिखा रखे थे और पीएनएल भी दिखा रखा था, और आपको 31 मार्च 17 को भी दिखा रखे थे, वो आपकी बैलेंस शीट में दिखा रखे थे, जबकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखे थे। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, मतलब 1 अप्रैल 16 से 17 तक पहुँचने में क्या चेंज हुआ वो आपको पता रखना है। तो वो ड्यूरिंग द ईयर हुआ। तो आपको पता है कि यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस आपके कितने थे, 25 थे, जो आपको बैलेंस शीट में 75 दिखा रहा है। ठीक है, आप चाहे तो उस एग्जाम्पल के पॉइंट में जाके देख सकते हो, यानी शुरू में मैंने आपको बताया था तो आप देख सकते हो। और 15,000 पीएनएल था तो वो 25,000 हो गया। तो जब आप देख सकते हो आपको पता चला कि 25 से 75, तो साल के दौरान 50,000 हुआ। और जबकि हमने परचेज कब करा है, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 16 है, डेट ऑफ एक्विजिशन DOA। तो आपको पता है कि 1 अप्रैल 16 को जो भी रिजर्व एंड सरप्लस और पीएनएल है, तो वो 40,000 का 80% जो आपका पार्ट है वो नेटवर्थ में दिखा चुके हो, और 20% जो है वो इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखा चुके हो, शेयर ऑफ आउटसाइडर इन नेटवर्थ। तो मैंने जैसे बोला 50 लाख निकली नेटवर्थ सब्सिडरी की, उसका 80% और 10%। तो देखिए सारा कैपिटलाइज पार्ट तो आप पहले दिखा चुके हो। अब हमें क्या देखना है, पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो भी हिस्सा होता है, या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो बोलते हैं, वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। क्योंकि आपको पता है कि आपने खरीदा, उसके दौरान सब्सिडरी कंपनी ने साल के दौरान जो भी प्रॉफिट कमाया है या जो भी रिजर्व चेंज हुआ है, वो सारा का सारा पार्ट में से जो भी आपका हिस्सा है यानी होल्डिंग का, वो होल्डिंग के पास जाएगा, मतलब वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में आएगा। याद रखना, वो रेवेन्यू प्रॉफिट में आएगा। किस में आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट में, न कि नेट वर्थ में जाएगा, क्योंकि नेट वर्थ में तो हो चुका है। तो बाकी जो पार्ट है, यानी जैसे 50,000 का जो आपको दिखा रहा है 25 से 75 और 15 से 25, तो आप बोल सकते हैं कि रिजर्व का 50,000 और 15 से 25 जो हो रहा है, मतलब पीएनएल का 10,000। तो देखिए 50 का 80% जो है वो होल्डिंग का है और 20% माइनॉरिटी का है। तो यहाँ पे बोल रहा है माइनॉरिटी का हिस्सा। ठीक है, वैसे 10,000 का 80% 8,000, तो याद रखना 50 का 80% 40 और 10,000 का 80% 8,000 मैंने आपको बताया था पोस्ट है, याद रख लेना, ये इसमें जुड़ जाएगा। अगर लॉस होता है, अगर लॉस, इफ़ देयर आर लॉसेस प्रॉफिट की जगह, तो लॉसेस का पार्ट लेस हो जाएगा, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 20% आएगा जो आपने बोला, तो 80% कहाँ जाएगा, तो देखिए 80% इसमें जाता है, ये रहा कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेट प्रॉफिट। तो अगर आप दिमाग लगाइए कि होल्डिंग कंपनी क्या देखना चाहती है कि यार कंसोलिडेट बैलेंस शीट बना रही है, तो खुद का प्रॉफिट तो लेगी, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल ऑफ होल्डिंग कंपनी, फिर होल्डिंग कंपनी ने साल के दौरान जो प्रॉफिट कमाया, तो मान के चलिए कि 31 मार्च 17 को उसका पीएनएल दे रखा है, तो इसका मतलब वो तो पार्ट आपको दे रखा है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा लेना है वो किसका लेना है, सब्सिडरी कंपनी का लेना है, तो आपको 80% हिस्सा लेना पड़ेगा। तो मेरे को पता है कि जो 50,000 मैंने रिजर्व एंड सरप्लस देखा और 10,000 जो मैंने पीएनएल देखा जो साल के दौरान है, तो आप बोलोगे सर प्री वो 25 और 15 जो रिजर्व एंड सरप्लस का है, तो देखिए मैंने आपको बोला वो नेटवर्थ में हो गया। तो हमें क्या देखना है, साल के दौरान जो कमाया, तो साल के दौरान रिजर्व कितना था 50 और साल के दौरान जो पीएनएल है वो कितना है 10। तो 50 का कितना परसेंट, 80% शेयर, और 10 का 80%। तो आपको पता है कि 40 और 8,000, 40,000 और 8,000 वो इसमें जाएगा 48, और उसमें क्या जाएगा जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 10,000, 50 में से 20% और 10 में 20% 2,000, मतलब 12,000। तो आप देख सकते हो 60 में से 48 किस में जा रहा है, आपका होल्डिंग कंपनी के पास, और बाकी 12,000 किसके पास जा रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास जा रहा है। तो आपको बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर पार्ट को, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब जो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, ये तो किसके दे रखे हैं, नेट वर्थ निकालने के दे रखे हैं कि नेट वर्थ कैसे निकलती है। ठीक, अब आप इन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो, लेकिन एक बार मैं पीछे वाला एग्जाम्पल अपना लेके बैठा था, तो थोड़ा सा मैं वो बताया था आपको हिंट में। देखिए आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको बस ये सोचना है कि कब खरीदा, यहाँ पे कब खरीदा, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 80% शेयर को 1 अप्रैल 16 को खरीदें। 80% आपको पता चल गए, नहीं तो कभी कभी बोलता नहीं है तो आपको नीचे से पता करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख की क्या है शेयर कैपिटल है, उसमें से 80,000 की है। आप बोलोगे सर ये तो 1,60,000, देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और नेटवर्थ कितनी है, वो नेटवर्थ पता करनी पड़ती है। तो नेटवर्थ कैसे पता करोगे, आप ये देखोगे कि जो एस लिमिटेड को हम खरीद रहे हैं तो उसके 800 शेयर ले रहे हैं, मतलब 80% ही पार्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
जो सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ है वो कितनी है, 1 लाख का पार्ट है, 75 का पार्ट है, 25 का पार्ट है, तो ये तो 100% है। ये तो क्या है, 100%। इसके अलावा जो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ होगा, ये सब कुछ हुआ होगा, तो अगर वो प्री से रिलेटेड है तो हमें देखना पड़ेगा। जबकि हम पोस्ट की बात कर रहे हैं, देखो पोस्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 16 को अगर हमने बिजनेस खरीदा है और बैलेंस शीट जो आपको दे रखी है ये वाली पूरी की पूरी वो 31 मार्च 17 को दे रखी है, तो आपको पता है कि ये जो पूरा पर्टिकुलर पार्ट आया होगा ये चेंज होके आया होगा। अगर मुझे कुछ भी नहीं बोलता, जैसे मुझे 1 अप्रैल 16 को रिजर्व नहीं बोल रखा होता, जैसे यहाँ पे बोल रखा है 25, और आपको पता है कि नीचे कितने हो गए, वो 75 हो गए, और ये 15 दे रखा है, वो कितने हो गए 25। अगर मुझे ये नहीं दे रखा होता तो मैं जनरली क्या मानता, ओपनिंग में भी 75 है ये मान के चलता, या 0 मान के चलता। अगर मैं 75 मान के चलता तो 75 से 75, तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितना है, 0। अगर मैं बोलता कि मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना है 25 ही है, और ओपनिंग में भी 25 था, तो 25 से 25 0, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हुआ, 0 ही हुआ। तो जब 0 होता तो हम क्या बोलते हैं, ना माइनॉरिटी के पास कोई हिस्सा जाएगा, ना कंसोलिडेट प्रॉफिट में कुछ जुड़ेगा, और सारा का सारा पार्ट क्या आएगा, प्री आएगा। क्या आएगा, प्री आएगा। लेकिन आपको क्या पता चला, जब क्वेश्चन में पहले से ही स्पेसिफिकली बोल देता है कि यार 1 अप्रैल 16 को जब आप खरीद रहे हो, या जब भी आप खरीद रहे हो, उससे पहले ही आपको प्री का पार्ट दे रखा होता है, तो जब प्री का दे रखा होता है तो वो तो नेटवर्थ में ही आएगा। तो समझिए 40,000 का 80% नेटवर्थ में जाएगा, किसमें, होल्डिंग वाले पार्ट में, और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। ये समझना, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, तब जाके वो जुड़ेगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि शेयर ऑफ नेटवर्थ प्लस पोस्ट एक्विजिशन का जो भी प्रॉफिट आया एस लिमिटेड का, उसका जो भी हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी इसके वर्किंग नोट का पार्ट बन रहा है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है वो प्री का है, ये जो पार्ट है पोस्ट का। इस पे ध्यान मत दीजिए, एक बार देखिए, क्योंकि रिवोल्यूशन का पार्ट मैंने बताया नहीं, क्योंकि इतना सारा पार्ट आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके एग्जाम में इतना पॉइंट आएगा भी नहीं, ज़्यादातर थ्योरेटिकल पॉइंट आएंगे। तो आप देखिए, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला अभी, 1000 शेयर में से 800 शेयर होल्डिंग के, तो 200 शेयर किसके हैं, माइनॉरिटी के। अब देखिए, आप देख सकते हो कि 1 लाख की कैपिटल में से 20% यानी 20,000, या ऐसे भी देख सकते हो 200 शेयर और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ के हिसाब से। ये थोड़ी हम बोल रहे हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, नहीं, हम आउटसाइडर की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उसकी क्या कर रहे हैं, बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जनरली हम क्या बोल रहे हैं, 20,000 का पार्ट है। अब देखिए 1/5 शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया ना, तो ये कौन सा पार्ट है, आपने जो 50,000 जो ये वाला पार्ट, 1 मिनट रुकिए, ये वाला पार्ट आपने जो ये 40,000 का पार्ट निकाला, उसमें से 80% जो है 32 वो एच का है, तो जो 20% है वो किसका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। तो ये आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से। तो देखिए ये सारे पार्ट इसी तरीके से आते हैं, आपको यूं ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तभी बोलता हूँ कुछ कुछ पार्ट टिपिकल है, तो 8,000 आ गया। ये रेवोल्यूशन पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये निकाला नहीं है। अब देखिए पोस्ट एक्विजिशन का जब भी आप देखोगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितना है, 10,000 है। अब देखिए प्रॉफिट वैसे मेरा क्या आ रहा था, आपको पता है 12 कितना आ रहा था समथिंग, मेरा आ रहा था प्रॉफिट का पार्ट 2,000 आ रहा था, क्या आ रहा था 2,000, इसमें 1150 आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस जो भी है ना, फिक्स एसेट्स का डेप्रीशिएशन जो है वो एडजस्ट किया गया है, जो मैंने आपको नहीं बताया। अगर फिक्स एसेट्स का डेप्रीशिएशन ये भी एडजस्ट करोगे, तो वो होने के बाद हम क्या बोलेंगे, सब्सिडी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें से उसका 20% निकल के आया 1150। मैंने एडजस्ट नहीं करा क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा पार्ट नहीं बताया, और मैं आपको पूरा क्वेश्चन क्या बताऊंगा, या तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन बता दूंगा, पर एग्जाम में आते नहीं है, इस चक्कर में क्या है, मैं पूरे पर्टिकुलर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बता रहा, और इसके छोटे छोटे हिंट ही आपको दे रहा हूँ कि इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जिसमें क्या बोल रहा है कि एच लिमिटेड ने एक्वायर किया 70% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 17, ठीक है। ऑन दैट डेट पेड अप कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड वाज 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो देखिए अगर आप बड़े क्वेश्चन देखते हो तो उसमें बैलेंस शीट बनी हुई होती है, जैसे अभी बताया था मैंने कि 1,000 शेयर 100 वाले थे, यहाँ पे क्या दे रखा है 10,000 इक्विटी शेयर 10 वाले। एक्यूमुलेटेड रिजर्व बैलेंस कितना दे रखा है आपको, 1 लाख दे रखा है। अब देखिए वही जैसे उसमें रिजर्व दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है 1 लाख का दे रखा है। अब जब खरीदा 1/1/17 को, तब आपको बता रखा है कि बैलेंस कितना है, 1 लाख का है, ठीक। तो आपको पता है कि ये जो पार्ट है वो प्री से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, प्री से रिलेटेड है। एच लिमिटेड पेड ₹1,60,000 टू एक्वायर 70% इंटरेस्ट इन एस लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा था कि 70% जो इक्विटी शेयर खरीदे एस लिमिटेड के, तो वो कितने में खरीदे, ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,60,000,
इसको साइड में अपने माइंड में होल्ड करके रख लीजिए, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बाद में क्या होंगे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व के लिए काम में आ जाएंगे। एसेट ऑफ एस लिमिटेड वर रिवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 17 एंड ए रिवोल्यूशन लॉस ऑफ ₹20। अब देखिए निकाल के पहले से दे दिया कि मान के चलिए, देखो जैसे कोई फर्नीचर था, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख की थी, और उसको जब रिवैल्यू करा कब, जब ये एच लिमिटेड ने एक्वायर किया तो उसको रिवैल्यू करने में पता चला कि फर्नीचर की वैल्यू 80,000 ही रह गई, तो 20,000 का लॉस हो गया, जिसे हम बोलते हैं रिवैल्यूशन का लॉस। अब आपको बोल रहा है क्या निकालना है, बुक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एस निकालनी है। अब आपको क्या निकालना है, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड इज कैलकुलेटेड। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एस लिमिटेड की नेटवर्थ निकालनी है और उसमें से एच लिमिटेड का 70% हिस्सा निकालना है। तो अगर आपको सिंपल रखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके होते हैं। आप सोचिए कि एस लिमिटेड की कैपिटल कितनी है पेड अप, 1 लाख की। फिर आप देखिए एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना है, 1 लाख का। टोटल मिला के कितना हो गया, 2 लाख हो गया, ये हो गया। अब 2 लाख में से रिवोल्यूशन लॉस कितना आ गया, 20 का, वो लेस कर दिया, तो बाकी कितना बचा, 1,80,000। ठीक, और 1,80,000 का आप 70% निकाल के देख लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1,26,000 निकल के आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 1 लाख की पेड अप कैपिटल, उसमें से शेयर कितना है, 1 लाख का जो प्री से रिलेटेड रिजर्व है। याद रखना कि 1 जनवरी 17 को आपने खरीदा था और 1 जनवरी 17 को ही जो आपको एक्यूमुलेटेड रिजर्व दे रखे थे 1 लाख दे रखे थे। आप बोलते कि सर जैसे यहाँ पे हमको बोल रहा है कि 1 जनवरी 17 को खरीदा और मान के चलो कि अकाउंटिंग ईयर कब होता है, 31 दिसंबर को क्लोज होता है, ठीक है, और हमें साल के दौरान के प्रॉफिट भी दिए होते हैं ड्यूरिंग द प्रॉफिट। तो आपको पता है कि आप निकाल रहे हो बुक वैल्यू, मतलब नेट वर्थ निकाल रहे हो, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको 31 दिसंबर 17 को अकाउंट क्लोज बोल रहा है और मान के चलो आपको 50,000 दिखा रखा होता कि आपका प्रॉफिट है और रिजर्व जो साल के दौरान चेंज हुआ वो 40,000 दे रखा है, तो देखिए ये दोनों पार्ट पोस्ट के हैं। पोस्ट मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट। रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट 2 जगह आता है, याद रखना। एक तो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले पार्ट में आता है जो आप प्लस करते हो, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस, याद रखना, एक तो इधर आता है, और एक आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट वाले पार्ट में आता है जिसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा तो होता ही है, पर सब्सिडरी कंपनी का जो भी शेयर है, सब्सिडरी कंपनी का जो भी शेयर है वो देख लोगे। मान के चलो 50,000 का 70% और 40,000 का 70% जो आप देख रहे हो वो होल्डिंग कंपनी का है, तो होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेट प्रॉफिट में चले आएगा और 30% माइनॉरिटी में चले जाएगा। तो जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो वो रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो नेटवर्थ में नहीं आता, जबकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, नेटवर्थ निकाल रहे हैं। तो नेटवर्थ कब निकालते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन पे देखते हैं क्या सामने वाली सब्सिडरी कंपनी की पेड अप कैपिटल है, क्या उसका रिजर्व है, और अगर कोई लॉसेस के पार्ट है तो वो लेस कर देते हो। अगर हम प्री एक्विजिशन की बात करते हैं तो देखिए मैंने कहीं पे भी, देखिए ये प्री एक्विजिशन बोल रहा है, तो प्री एक्विजिशन का पार्ट देखा है, तो इसका मतलब क्या है, आप पोस्ट के पार्ट को रेवेन्यू बोलते हो और प्री के पार्ट को आप कैपिटल से रिलेटेड बोलते हो। तो जब भी प्री का प्रॉफिट होगा तो वो देखना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको कंसिडर करना है। तो आपको इसमें मंथ देखना पड़ता है या कौन सी डेट को परचेज़ किया वो देखना पड़ता है। अगर आप बीच में बोलते हैं कि यार 31 मार्च को परचेज़ किया और उससे पहले का प्रॉफिट दे रखा है, या आपको ये बोल रखा है कि 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होते हैं, ऐसे बोल दिया, और आपको बोल दिया कि आपका प्रॉफिट कितना है, 60,000 का है साल के दौरान का, तो आप क्या बोलते हैं, आपने 31 मार्च 17 को खरीदा, तो जनवरी फरवरी मार्च का आपका प्री का प्रॉफिट है, तो 60 का 3/12 निकाल दीजिए, तो कितना आएगा, 15,000। तो 15,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है और 45,000 पोस्ट एक्विजिशन है। ये 45 में होल्डिंग और माइनॉरिटी में बटेगा और ये 15,000 में होल्डिंग और माइनॉरिटी में बटेगा, समझ गए। जो ये 15 है ये नेट वर्थ में आएगा। तो नेट वर्थ में किस में आएगा, एक तो सब्सिडरी कंपनी के नेटवर्थ में से आपका यानी होल्डिंग का कितना हिस्सा है और एक माइनॉरिटी का कितना है। जो माइनॉरिटी का है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा और जो होल्डिंग का है वो उसकी नेटवर्थ में जाएगा, होल्डिंग वाली नेटवर्थ में जाएगा, मतलब ये वाले पार्ट में। आपको मैंने 4 फॉर्मेट बताए, तो आप ये देख सकते हो, ये वाले पार्ट में जाएगा प्री का, ठीक है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चले आएगा इस वाले पार्ट में, यहाँ पे इधर। और जो पोस्ट का है तो देखिए पोस्ट का जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो, और जो होल्डिंग का हिस्सा है वो इसके क्या निकलेगा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का पार्ट निकलेगा, इसमें जाएगा। देखिए यही तो बोल रहा है, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कि सब्सिडरी कंपनी का जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकला उसमें से कितना शेयर है, ऐसे। तो देखिए आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए बार बार आपको एक ही पर्टिकुलर पार्ट को बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या होता है कि कैलकुलेशन पता नहीं चलती या टिपिकल बना लेते हो आप, इसलिए। तो आप देखिए यहाँ 20,000 का 70% 14 आ गया,
टोटल मिला के 140 है, 140 में से 14 गए तो ये 126 निकल के आ गया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 160, 160 में 126 गए तो 34,000 क्या है, पॉजिटिव पार्ट। अब आप देख सकते हो कि अगर पॉजिटिव पार्ट है तो क्या है, गुडविल का पार्ट है। क्यों, क्योंकि 126 की नेटवर्थ आपको मिली और आपने 160 दिए, तो बाकी पार्ट क्या आएगा, गुडविल का आएगा, जो कि इंटेंजिबल फिक्स रेट में दिखाया जाएगा। और अगर आपके पास कैपिटल लेजर का पार्ट पड़ा है तो गुडविल पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, और कैपिटल लेजर बच जाता है तो बाकी वो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हुए जाओगे। कैपिटल लेजर खत्म हो जाता है तो कुछ भी नहीं दिखाओगे। अब चलिए देखिए, ये भी दे रखा है आपको, यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 70% इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड। उस डेट को बी लिमिटेड की पेड अप कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज़ की है, जिसमें 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ वाले हैं, सेम वही दे रखा है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस का 1 लाख दे रखा है। उस डेट को एसेट और लाइबिलिटी बी लिमिटेड की वैल्यूड की गई, यानी सब्सिडरी कंपनी की। देखिए याद रखना, रिवोल्यूशन की जब भी बात करते हैं तो सब्सिडरी कंपनी का जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका जो भी हिस्सा है वो ऐसे ही निकालते हैं। आपको पता है कि 70% हिस्सा किसका है, आपका है, तो 30% माइनॉरिटी का होगा। तो बाकी जो ये सेम टू सेम जैसे निकाल रहे हो तो वो 30% किस में जाएगा, शेयर ऑफ आउटसाइडर इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी। इसका मतलब क्या हुआ, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड, उसमें चले आएगा। अभी किसका जा रहा है, होल्डिंग का, तो 1 लाख 1 लाख। और देखिए रिवोल्यूशन प्रॉफिट की बात कर रहा है तो 20 का 70। अब देखिए मेरा जो है ना इलस्ट्रेशन मैंने बताया था उसमें जो प्रॉफिट अलग आ रहा था ये वाला पोस्ट एक्विजिशन का, जबकि मैंने आपको कैलकुलेशन में 2000, क्योंकि देखिए जब भी आप एसेट्स को रिवैल्यू करते हो तो उस पर एडिशनल डेप्रीशिएशन लग जाता है, तो इसलिए क्या पता है एडिशनल डेप्रीशिएशन या सेविंग उसके कारण प्रॉफिट में एडजस्टमेंट किया हुआ। याद रखना सब्सिडरी कंपनी का जब भी प्रॉफिट पार्ट आता है और रिवैल्यूशन करते हो तो उसके एडिशनल डेप्रीशिएशन या सेविंग इन डेप्रीशिएशन पार्ट को उसके प्रॉफिट में से एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है फिर उसमें जनरली हम क्या बोलते हैं कि उसका जो प्रॉफिट निकला उसमें से आपका हिस्सा कितना है, उसका जो साल का प्रॉफिट निकला उसमें से आपका हिस्सा कितना है। तो वो साल का जो हिस्सा है, साल का प्रॉफिट निकला उसमें से आपका जो हिस्सा है वो किस में जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन वाले पार्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम प्री की बात कर रहे हैं, तो देखिए 70 + 70 और ये जुड़ गया, कितना हो गया 140 + 14 154 हो गया। कैसे, 1 लाख का 70, 1 लाख का 70 और 20,000 का 70% आ गया। ए लिमिटेड ने कितने पे किए थे, 1,30,000 पे किए थे बी लिमिटेड के शेयर को एक्वायर करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 130 और ये 154 वर्थ। तो आपको पता है कि वर्थ ज़्यादा आ रही है तो इस केस में जो डिफरेंस का पार्ट है वो कैपिटल लेजर में चले जाएगा। याद रखना यहाँ पे इस बार कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है और नेटवर्थ ये है, तो ज़्यादा आ रहा है पार्ट तो कैपिटल लेजर में चला जाएगा। ठीक, कंसोलिडेट प्रॉफिट का पार्ट मैंने आपको बता दिया कि जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का पार्ट है वो कंबाइन कर दिया जाता है और कंसोलिडेट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाता है। आपको पता है कि होल्डिंग कंपनी का ओपनिंग बैलेंस का पीएनएल प्लस साल के दौरान जो उसने प्रॉफिट कमाया वो, और सब्सिडरी कंपनी में जो उसका हिस्सा है, तो सब्सिडरी कंपनी में जो उसके पोस्ट एक्विजिशन में जो हिस्सा है वो पर्टिकुलर जाएगा। अब आपको देखो कैंसिलेशन बोल रखा है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन की, तो फटाफट बता देता हूँ क्योंकि सिंपल पार्ट है। जब भी हम कैंसिलेशन की बात करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, डेटर क्रेडिटर, बिल ऑफ एक्सचेंज, लोन्स एंड एडवांस, डिबेंचर्स, ये आ रहे हैं। तो ये जैसे आपने पिछले मेरे से अमालगमेशन में सीखे थे सेम वैसे ही है कि आप रिवर्स एंट्री करते हो तो क्या करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार आप पढ़ के देख लेना। आपको पता है कि बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल के पार्ट होते हैं, तो BR और BP वो भी आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो ये तो नॉर्मल पार्ट है, ये पढ़ के देख लेना। लेकिन मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपको समझा देता हूँ एक बार। देखिए जैसे H लिमिटेड है और S लिमिटेड है, ये मान के चलिए यही बोल रखा है, तो ये आपका इक्विटी लायबिलिटी का पार्ट दे रखा है और यहाँ पे आपका एसेट का दे रखा है, H लिमिटेड का और S लिमिटेड का। तो अगर आप H लिमिटेड के पार्ट में देखोगे कि दे रखा है या यहाँ पे BP लिखा हुआ दे रखा है और S लिमिटेड में दे रखा है 20,000, ठीक। और यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे BR का पार्ट दे रखा है और H में दे रखा है टोटल मिला के 50,000, ऐसे बोल रखा है, ठीक। तो आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल दिया कि 5,000 के जो थे ना वो म्यूचुअल है। म्यूचुअल का मतलब ये बोल रहा है कि जो 50,000 के BR है उसमें से 5,000 के जो BR है वो किससे लिंक है, वो S लिमिटेड के BP से लिंक है। तो आपको पता है कि S लिमिटेड के लिए जो 5,000 का BP है वो हटाना पड़ेगा और H लिमिटेड के लिए जो 5,000 का BR है वो हटाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, 2 BR और BP अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि कंसोलिडेट बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में BP को एलिमिनेट करना पड़ेगा और BR को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए 50 में से 5 गए 45 और या 20 में से 5 गए 45, बैलेंस शीट मैच कर गई, बस यही सोचना है नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपने पर्टिकुलर जो भी बिल का पार्ट था
यानी जो BR का पार्ट था वो बैंक से क्या करा दिया, डिस्काउंटेड करा दिया। ये बोल दिया बिल डिस्काउंटेड या एंडोर्स कर दिया, तो ये बोल रहा है कि हमने जो बिल डिस्काउंट करा दिया बैंक से, और एक तरीके से हमने क्या बोल दिया, बैंक को गारंटी दे दी कि सामने वाला पर्सन अगर पे नहीं करेगा तो हम पे कर देंगे। लेकिन वो सामने वाला पर्सन हमारी सब्सिडरी बन गया, सामने वाला पर्सन हमारी क्या बन गया, सब्सिडरी कंपनी बन गया। आपको पता है कि H लिमिटेड है और S लिमिटेड, मैंने आपको यही बताया अभी। जो BR है उसमें कितने दे रखे थे आपके 50,000, उसमें से 5,000 तो किससे रिलेटेड है, S लिमिटेड की, S लिमिटेड से लेने। पर आपको पता है कि S लिमिटेड आपकी सब्सिडरी कंपनी बन गया, तो उस केस में जो भी आपने अगर इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा दिया था, तो आपको पता है कि अगर आप बैंक से डिस्काउंट करा देते हो तो 5,000 तो वैसे ही हट जाता है, क्योंकि जब भी आप बैंक से डिस्काउंट करा देते हो तो वो नीचे फुट नोट में दिखाता है कंटीजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में। लेकिन अब वो कंटीजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में नहीं आएगा, वो एक तरीके से आपकी लायबिलिटी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, क्योंकि S लिमिटेड आपकी अब क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी बन गई। तो जनरली ये मान के चलिए कि पेमेंट किसको करना पड़ेगा, आपको ही पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से वो टोटल में आपकी लायबिलिटी के फॉर्म में दिखाने लग जाएगी। तो जो गारंटी का पार्ट है वो सारा का सारा हट जाएगा, और हम बोल सकते हैं कि H लिमिटेड और S लिमिटेड एक ही बन जाएगी। तो ये बोल रहा है but bill discounted and endorsed will continue to appear as liability because the company which has accepted such bills will have to make the payment to an outsider on the due date। तो ये बोल रहा है कि क्यों, क्योंकि आपको पता है कि S लिमिटेड जिसने एक्सेप्ट किया था ये बिल उसको पे करना पड़ेगा, तो आपको जनरली अब इसको कंटीजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में वापस से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे H लिमिटेड को पे करने की जरूरत नहीं थी, वो S लिमिटेड पे करता। लेकिन S लिमिटेड जैसे कंसोलिडेट बैलेंस शीट के फॉर्म में आपके में आ गई, तो इस केस में साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको ही पे करना पड़ेगा। ये मान के चलिए S लिमिटेड को पे करना पड़ेगा, तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट के फॉर्म में वो लायबिलिटी के फॉर्म में दिख जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो कंटीजेंट लायबिलिटी थी अब वो लायबिलिटी के फॉर्म में दिख जाएगी। वैसे लोन्स एंड एडवांसेस अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को दिया है या सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया है, तो एक के लिए एसेट एक के लिए लायबिलिटी, रिवर्स कर दो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट कर दो। मतलब वही, अगर लोन लिया है जैसे लोन फ्रॉम वन कंपनी, तो आप एंट्री क्या करोगे, लोन फ्रॉम वन कंपनी अकाउंट डेबिट टू लोन टू अदर कंपनी, ऐसे कर दोगे। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हो जैसे X लिमिटेड है और Y लिमिटेड है, और Y सब्सिडरी है, X ने Y को लोन दिया, ठीक है, तो X के लिए एसेट में दिखा रहा होगा, Y के लिए लायबिलिटी में दिखा रखा होगा। लेकिन जब म्यूचुअली ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे X और Y एक तरीके से क्या है, एक दूसरे की होल्डिंग सब्सिडरी है, तो एडजस्ट हो जाएगा। डेवेंचर्स इशू बाय वन कंपनी हेल्ड बाय अदर कंपनी, ये भी जनरली क्या बोल रहा है, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए इतना सारा पार्ट अपना हो गया, तो बाकी पार्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे। और कुछ मैंने इलस्ट्रेशन भी लिए हैं, जैसे देखो डिविडेंड का पार्ट भी है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का पार्ट है, टिपिकल पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको थियोरेटिकली ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और मेरी जितनी लिमिटेशन है उसके हिसाब से मैं आपको देखो एग्जांपल भी कवर करा रहा हूँ छोटे छोटे, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए, एग्जाम में आ जाए माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट तो आप कैसे निकालोगे, वो सारा पार्ट आपका आराम से कवर हो जाता है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेट से सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें देखिए, उसमें कम दिख रहे हैं तो गूगल पे सर्च किए, बहुत सारे दिख जाएंगे, उसके आंसर भी दिख जाएंगे। कुछ आपको दिक्कत हो रही है कि सर मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कई मुझसे पूछते हैं इंडिविजुअल भी कि सर ये पर्टिकुलर मैंने कहीं से लिया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा पॉइंट, तो वो बता दीजिए। तो मैं उनको बता भी देता हूँ कि हाँ इसमें ये गलती है। अगर जितना मुझे पॉइंट पता है, मुझे मोस्टली सारे पॉइंट पता रहते हैं, लेकिन नहीं पता रहते तो मैं भी क्या करूँगा, गूगल ही करूँगा आपकी तरह, ठीक है। तो अगर आपको इतना पार्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चाहे आप ग्रुप से रिलेटेड हो, लाइक ज़रूर करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेट होता है आदमी कि लाइक किया, हाँ वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।